बहुत बड़ा घर था हमारा, बिजनेस था अपना, परंतु सब कुछ छोड़ कर के भागना पड़ा। मेरे 7 भाई बहन, हम कहाँ से आए थे? डेरा कादी खान, जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर रखता है। और मेरे जैसा आदमी जो रिफ्यूजी कैंप से उठ कर के आया था, उसके लिए ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का आंगन, वहाँ पर बैठ कर के कॉफ़ी पीना, बड़े बड़े प्रोफेसर से बात सुनना, अंग्रेज़ी कम आना, ये अपने आप में गर्व का विषय था कि मैं भारत में आकर के स्वतंत्र हूँ, तरक्की भी कर रहा हूँ। आरएसएस के लोगों ने मेरे को देखा, जेलमिल कॉलोनी के अंदर शाखा लगानी थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु जी आप शाखा लगाइए यहाँ पर। तो आज की डेट के अंदर मैं मोहन भागवत से ज़्यादा सीनियर हूँ संघ आयु के हिसाब से, और मोदी से भी सीनियर हूँ ज़्यादा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उसके अंदर अरुण जेटली, ये सब आप देख रहे, आरिफ मोहम्मद खान, ये सारे के सारे उस दौरान के नेता हैं जब मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था। आदेश आया संघ से कि प्रदर्शन करना है, इंदिरा गांधी का पुतला जलाना है। अरुण जेटली के घर में फ़ोन था, वहाँ फ़ोन आया, चलो जलिए। मैं चल दिया। जयप्रकाश को लेकर के हम स्टेज पे गए, वो अखबारों में पिक्चर छपी, प्रभु चावला लेके जा रहे हैं। तो भारत में तो ऐसे तरक्की, मेरी तरक्की भी हो गई। भारत एजुकेशन में तरक्की कर रहा था, बहुत सारे कॉलेज खुलने जो हुए, आईआईटी खुल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे। उसके अंदर मैं भी एक कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन गया। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज के प्रभु वाणी एपिसोड में मैं केवल अपनी बात करूंगा। सारे देश भर में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है कि जो लोग उस वक्त विभाजन के टाइम पर भारत में आए थे, उनके ऊपर क्या आपदा आई थी, उनको किन किन बातों का, मुसीबतों का झेलना पड़ा। मेरा परिवार भी उसमें से एक था। मेरे को याद नहीं है कुछ भी। मैं 1 साल का था। मेरे जीजा जी, मेरे 7 भाई बहन, हम कहाँ से आए थे? डेरा कादी खान, जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर रखता है। हमारे साथ हमारे पिताजी नहीं थे। उससे कुछ साल पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर आ गए थे हिंदुस्तान के पार्टीशन में बिज़नेस करने के लिए। जब हम वहाँ से निकले तो हमारे जीजा जी, बड़ी बहन के जो हस्बैंड थे, वही हमारा एक सहारा थे। बहुत बड़ा घर था हमारा, बिज़नेस था अपना, परंतु सब कुछ छोड़ कर के भागना पड़ा। जो मैंने सुना, क्योंकि मैं तो 1 साल का था, जैसे कहते हैं पार्टीशन, मिडनाइट चिल्ड्रन, मैं उनमें से एक हूँ जो 1947 में गोदी में धक्के खा करके कैसे बच के आया। मेरे को उसका तो अनुभव नहीं है, परंतु जो मैं सुना है वो कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे जैसे लोग, जिनको एक बार टीवी सीरियल में आया था हम लोग, किस तरह से हम जा पहुँचे। जैसे बताया गया कि जब हम वहाँ से निकले, डेरा गादी खान थे, कोई भी साधन नहीं था। किसी एक पाकिस्तानी दोस्त ने अपना ट्रक दिया हमारे को, हमारी फैमिली को उसके अंदर छुपाया। तो हम लगभग 250 किलोमीटर ट्रक में आते रहे। रास्ते में बहुत लोग अटैक करने की कोशिश की, परंतु क्योंकि हमारे साथ वो पाकिस्तानी मित्र का एक और रिश्तेदार था जो ट्रक चला रहा था, उन्होंने आ करके हमें अमृतसर के पार पर छोड़ दिया। उसके बाद तो बहुत ही मुसीबत थी। बाकी लोग तो ट्रेन में आए, परंतु यहाँ पर क्योंकि भारत सरकार ने कुछ इंतज़ाम कर रखे थे, यहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रकों में बिठा करके हमारे को जालंधर में रिफ्यूजी कैंप लगा रखे थे, जहाँ छोटे छोटे टेंट के अंदर 20-20, 25-25 परिवार इकट्ठे ठूस दिए गए थे। बहुत लोग थे उसी जालंधर के कैंप के अंदर। कम से कम 10 या 20 हज़ार लोग होंगे। कोई सड़क नहीं, कोई शौचालय नहीं, वहाँ पर ठहरा दिया गया कि जल्दी में सब लोग आ रहे थे। सरकार के पास इतने साधन नहीं थे कि किस तरह सबको खाना खिलाया जाए। हम भी एक टेंट में छुट्टे में थे, जहाँ पर सुबह हमारे को उठना पड़ता था। पानी नहीं था, थोड़ी दूर जाकर के नहाने के लिए पानी, उन्होंने टैप लगाए थे, टैंकियाँ रखी गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। तो लगभग 2 साल तक हम उस टैंक में रहे। टेंट में रहने के बजाय हमारे को कुछ और रास्ता ही नहीं था हमारे पास, और हमारे पास पिताजी भी नहीं थे। हमारे पिताजी यहाँ पर घूमते हुए हमारे को हमारे टेंट में पहुँचे एक दिन, जो मेरे को मेरी माताजी बताती थी, तो बता के चली गई बेचारी, अब हमारे साथ नहीं है। कि हमारे पिताजी जब आए तो उनको पहचानना मुश्किल था कि उन्होंने इस पर दाढ़ी बढ़ा रखी थी, एक पोटली उन्होंने कंधे पे रख रखी थी। उनके पास भी सारा पैसे ख़त्म हो गए थे कि हम उस एलिटिस्ट में नहीं थे। जैसे लाहौर के लोग, कराची के लोग आए थे, वो हिंदुस्तान के बिल्कुल नज़दीक पड़ते थे, वहाँ पर बड़े लोगों के साथ मिले, पॉलिटिशियन से मिले हुए थे। उन लोगों को सीधा गाड़ियों में, कारों में सीधा भेज दिया गया, बड़े बड़े घर दे दिए गए।
वो तो दिल्ली में आके किसी को करोल बाग में, किसी को पटेल नगर में, किसी को चाणक्यपुरी के आसपास, किसी को कहीं पर और मकान दे दिए गए। परंतु हम क्योंकि ऐसे इलाके से आते थे जहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं थे, तो हमारे को केवल जलंधर में छोड़ दिया गया। जब पिताजी हमारे आए तो तब डिसाइड किया सरकार ने कि ये तो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते, इनको बांटना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा संख्या में पंजाब से लोग आए थे। हम तो डेरा गाजी खान थे, पंजाबी लोग नहीं कहलाते थे। हम डेरा गाजी खान मुल्तान के आसपास पड़ता था, तो हम वहाँ से क्रॉस करके आए तो इतने सारे लोग थे कि इनको बांटना चाहिए। हम सेकंड दर्जे के रिफ्यूजी थे जो लाहौर कराची से नहीं आए थे। उसके बाद के जितने भी लोग आए थे वो सेकंड दर्जे के रिफ्यूजी माने गए थे। उनको जगह ऐसी दी गई थी जैसे फरीदाबाद भेजा गया उसके बाद हमारे को, कि फरीदाबाद में एक कैंप और था कि वहाँ से उठा करके हमारे को फरीदाबाद के फिर टेंटों में जमा कर दिया। 1947 से लेकर के 1951 तक हम रहे जलंधर में। 51 से 53 तक हमारे को फरीदाबाद में डाल दिया गया। मैं फिर भी 3-4 साल का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। पिताजी हमारे पोटलियाँ लेकर के राशन बेचते थे, चावल बेचते थे। बड़ा भाई मेरा सबसे ज़्यादा 5-6 साल का था, वो भी उनके साथ काम कराता था। दूसरा भाई अभी छोटा था। हम 3 भाई थे और 4 बहनें थीं। 5वीं बहन हमारी यहाँ पर आकर हुई बाद में जाकर के। फरीदाबाद के बाद जब परमानेंट इलाज हुआ कि रेफ्यूजियों को फिर से यहाँ से मूव किया जाए, तो रेफ्यूजियों को, हम जैसे रेफ्यूजियों को आगरा में भेज दिया गया। आगरा के एक छोटी का रेफ्यूजी कॉलोनी नामनेर जो अभी वहाँ पर है, वहाँ पर एक छोटे से टीन की छत वाले 2-2 एक-एक कमरे के घर सबको बांट दिए गए। कोई शौचालय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई स्कूल नहीं। परंतु हम वहाँ रहे, फिर मेहनत की, फिर खड़े हुए। हमारे पिताजी जो हैं एक दुकान पे जाते, जहाँ सरसों का तेल निकाला जाता था वहाँ बैठते थे। 7 भाई बहनों को पालना है, तो माँ मेरी घर में बैठ कर के सिलाई से कपड़े सीनती थी। उस सिलाई से उनकी एक बार रात भी ख़राब गई, यहाँ पर हड्डी उनकी गल गई, उसको ठीक करना पड़ा। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे बड़े भाई भी बड़े हो गए, तो मैं वहाँ पर स्कूल तो था नहीं कोई, एक कॉरपोरेशन का स्कूल था, वहाँ चला गया। मैं शरारती लड़का था तब, सबसे छोटा था। मेरा बड़ा भाई स्कूल में कॉरपोरेशन में चले गए, दोनों भाई। तीसरे जो बड़ा सबसे थे वो थोड़े बड़े हो गए थे, तो स्कूल में पढ़ा, पहली क्लास में पढ़ा। खूब पिटाई होती थी, कपड़े थे नहीं, एक ही निक्कर थी जो पहनते थे, चले जाते थे स्कूल से। उस ज़माने में कोई यूनिफॉर्म मिलती नहीं थी। रेफ्यूजी कैंप के बाहर जहाँ हम रहते थे एक स्कूल था, वहाँ पर पढ़ते थे। तो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, थोड़ा पढ़ाई में ठीक मिला। पिटाई होती थी, ले जाते थे उठा करके। वहाँ पर उस ज़माने जब बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो हेडमास्टर आते थे घर में, टांग से उठा के पकड़ के ले जाते थे, तो हमारे को भी ले जाते थे। थोड़ी प्रमोशन हुई, तीसरी और चौथी क्लास में इकट्ठा पास कर दिया गया। मैं चौथी क्लास में आ गया, तीसरी मैंने पढ़ी नहीं, दूसरी से चौथी में सीधा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, पिताजी हमारे को, उस रेफ्यूजियों को तब पैसा दिया जाता थोड़ा थोड़ा। हमारे के रेफ्यूजियों का 1955 के अंदर सरकार ने केवल 5,000 रुपये रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस को कहते हैं, एड कहते हैं। कईयों को लाखों में मिला, बड़े बड़े घर मिले, परंतु हमारे केवल 5,000 रुपये मिला कि ये 5,000 आपका मुआवजा है, इससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पिताजी के पास 5,000 मिल गए। उन्होंने क्या किया, चलो हम दिल्ली चलते हैं यहाँ से। मैं 5वीं पास कर चुका था तब तक, मेरे बड़े भाई 8वीं पास कर चुके थे, उससे बड़े भाई जो थे वो 10वीं पास कर चुके थे। तो हम लोग वहाँ से उठ कर के सीधा का सीधा दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारे पिताजी ने राशन की दुकान खोली उन 5,000 रुपये से, जंगपुरा भोगल के अंदर। वहाँ पर हमने किराए पे एक मकान लिया। बड़े भाई मेरे जो हैं तब तक 10वीं पास कर चुके थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनको नौकरी, तब 10वीं क्लास पास करने की नौकरी मिल जाती थी, तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी मिल गई। तो मैं स्कूल में जाना शुरू किया, 6वीं, 7वीं, 8वीं, यहाँ भी कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ा, पर साथ के साथ राशन की दुकान पे भी बैठता था जाकर के दोनों भाइयों के साथ। पिताजी और मेरा एक भाई और मैं राशन की दुकान पर गेहूँ उधर राशन पे सब कुछ होता था, चीनी भी राशन पे होती थी, गेहूँ भी राशन पे होता था, हर चीज़ राशन पे मिलती थी उस ज़माने के अंदर। तो हम राशन की दुकान पर, पिताजी हमारे दुकान पे ही सोते थे, मैं वहाँ पर राशन की काम, सब स्कूल से आने के बाद वहाँ बैठता था। परंतु उसके बाद 9वीं 10वीं के लिए पैसे नहीं थे स्कूल में जाने के लिए, तो मैंने घर में बैठ कर के, जंगपुरा में हम रहते थे, घर में बैठ कर के मैंने 9वीं 10वीं प्राइवेट की। उस ज़माने में पंजाब मैट्रिक नाम की चीज़ हुआ करती थी,
आप घर में बैठ करके मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने बैठ करके पंजाब मैट्रिक का एग्ज़ाम 10वीं का दुकान पे बैठ करके पास किया। तब तक पिताजी के पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए कि हमने इस घर में जो किराया देना है वहाँ 45 रुपये किराया देना पड़ता था, बहुत बेहतर ज़्यादा होता था 45 रुपये। तो थोड़े से पैसे आए तो हमने कहा दिल्ली यहाँ से निकल के कहीं अपना घर बनाते हैं। तो पिताजी के जब पैसे आए तो मेरे को लगा कि उन लोगों को लगा चलो हम जमुना पार चलते हैं, सबसे सस्ती कॉलोनी। 1956-57 के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बाढ़ आई थी। जमुना पुस्ते के ऊपर जितने झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो वहाँ डूब गए थे, उनको हटा करके जमुना में के पार शादरा के तरफ झिलमिल कॉलोनी नाम की एक जगह थी बनाई गई। उसके अंदर 1250 छोटे छोटे घर 50 गज के, उसके ऊपर सीमेंट की चद्दर डाल के घर बनाए गए थे। उन रिफ्यूजियों को जो वहाँ से हटाए गए थे जमुना से लोग, उनको वहाँ पर अलॉट कर दिए गए। कुछ सड़क नहीं, कोई पानी नहीं, वहाँ भी बिल्कुल ना बिजली नहीं। तो उन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि वो काम यहाँ करते, कुछ लोग उस तरह के थे जो बेच बाच के वहाँ से आ गए। तो 500 रुपये में वो घर हमारे पिताजी ने वहाँ पर खरीद लिया। तो हम लोग जंगपुरा से उठ करके वहाँ पर आ गए। वहाँ पर मैंने 11वीं 12वीं के लिए इंटरमीडिएट करनी थी। गाज़ियाबाद में मैं जाता था। जैसे जैसा भारत की तरक्की हो रही थी मेरी भी धीरे धीरे हो रही थी, स्कूल कॉलेज बढ़ते चले जा रहे थे। तो जो मैं जिसके पास घर नहीं था अपना, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, टेंट में रहता था, तो पहली बार लगा कि हमारा भी एक घर है, जैसा भी है कि भारत की तरक्की हो गई तो हमारे घर के अंदर भी हमको एक छत अपनी मिल गई, जिसके अंदर हम, मेरी बहनों की शादी हो गई तो हम भाई बहन जो 3 भाई, मैं, मेरी माता जी और एक बहन उस छोटे से घर में रहते थे। तो पिताजी हमारे दुकान पे रहते जंगपुरा में और हम झिलमिल कॉलोनी में रहते थे। मैं वहाँ से 11वीं 12वीं हमारे बाकी घर छोटे बड़े भाई मेरे थे, वो भी पढ़ रहे थे पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो दुकान पे रहते थे। तो पिताजी ने कहा बेटा तू सबसे छोटा बेटा है मेरा, तेरे ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, मेरे पास पैसा नहीं है परंतु तेरे ऊपर मैं खर्च करूँगा। और 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए मैं गाज़ियाबाद में सनातन धर्म कॉलेज के अंदर इंटरमीडिएट करने गया। झिलमिल कॉलोनी से मैं शादरा रेलवे स्टेशन पे आता था, पजामा था एक, चप्पल में पहन करके आते थे, पिताजी थोड़े से पैसे दे देते थे तो मैं कॉलेज में जाना शुरू किया। तो वो कॉलेज जब जाना किया तो लगा कि कुछ ज़िंदगी में करना है, स्ट्रगल करना है। इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, और ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, पर इंटरमीडिएट में अच्छे मेरे मार्क्स आ गए थे। तो वहाँ से मेरी कहानी एकदम मोड़ लेती है। मैं 12वीं पास की, अच्छे नंबर मेरे मार्क्स आए, तो उसके बाद मेरा जीवन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जैसे भारत के अंदर शिक्षा बढ़ती चली गई, कॉलेजेस बढ़ती चली गए, लोगों की इनकम बढ़ती चली गई, उद्योग खुलते चले गए, तो मेरे लिए भी उतनी ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती चली गई। तो कॉलेज से तो निकल गए हम, 12वीं पास कर ली, अच्छे नंबर मिल गए। लगता था कि जो पीछा परिवार छोड़ के आए थे, जिस तरह के सुख और चैन हम छोड़ कर के आए थे, बड़े घर में रहते थे, अब थोड़ा लगा कि जितने भी हमने दुख सहे हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं पढ़ गया, 12वीं पास कर गया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें रूल था बीए ऑनर्स के अंदर 3 साल के होते थे क्लास ग्रेजुएशन, उस वक्त अब 4 साल की शायद हो गई है। तो 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में रूल था कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिट नहीं होंगे, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो 3 साल की बजाय मैं देशबंधु कॉलेज के अंदर, की नंबर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि किसी और में एडमिशन मिलता, तो मेरे को देशबंधु कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मेरे को मिल गया, जो मैं 2 साल वहाँ पढ़ा। इंग्लिश कभी आती नहीं थी कि ऑनर्स इंग्लिश में लिखना पड़ता था। इंग्लिश इतनी, पाकिस्तान से आया, किसी स्कूल में भी नहीं गए, किसी रेगुलर स्कूल में पढ़े नहीं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं गए, घर में इंग्लिश बोलने वाला था नहीं। तो कंपटीशन अच्छा था कि भारतवर्ष के अंदर ऐसे लोगों को भी मौका मिलना शुरू हो गया जिनको एलीट से संबंध नहीं था। तो देशबंधु कॉलेज के अंदर मैंने पास की 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ नंबर अच्छे फिर आए, यहीं से किस्मत खुलनी शुरू हुई। भारत के अंदर तब उस वक्त भी तरक्की होती शुरू हुई, कारखाने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खुलनी शुरू हो गई थी। हालांकि जिस घर में हम रहते थे वहाँ पर जंगपुरा में, वहाँ पर पहली बार जो आप कहते हैं कि फ्लाईओवर बनना है, मसरा रोड के पास बना, जाके ओबरा होटल जहाँ पर मेरे सामने बना, यानी कि 5 स्टार होटल बना। मैं देखता था इस होटल के अंदर क्या होगा, कभी गया नहीं था तब तक। तो जब वो पुल बन रहा था फ्लाईओवर, तो हम मिट्टी पे चढ़कर के कूदते थे इसके ऊपर, उसका अपना आनंद आता था, और तो कहीं जा नहीं सकते थे। तो दुकान उसके पास थी,
तो फ्लाईओवर बनने शुरू हो गए थे। ट्रैफिक जाम होता था कि रेलवे लाइन थी, उसके ऊपर ट्रैफिक जाम होता, तो फ्लाईओवर का जो ज़माना जो मैंने देखा है कि अक्सर के अंदर वहाँ बनना शुरू हुआ, उसके ऊपर हम भी खेलते थे। तो जब कॉलेज में गया, देशबंधु कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि कॉलेज में जाना है, तो जमुना पार झील मिल कॉलोनी से वहाँ जाने के लिए बस ही जाती थी, और हमारी कॉलोनी से बस नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई लाइट थी ना कुछ और था। तो हम वहाँ से पैदल मैं आता था, रेलवे लाइन क्रॉस करता था, वहाँ से बस लेकर के मैं आता था चांदनी चौक जैसे लाल किला के पास, वहाँ से बस बदल करके मैं कालका जी देशबंधु कॉलेज जाता था। बस की यात्रा में हमने 2 साल निकाल दिए। बस के पास बनवाए, पैसे थे, ज़्यादा खर्चा, कॉलेज में जाते थे। मैं रुकता था वहाँ पर कि समोसा जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट था, समोसा देखा था कि खाने का दिन करता था। तो एनसीसी उस ज़माने में बड़ा पॉपुलर थी। एनसीसी की क्लासेस जो हैं शाम को लगती थी कॉलेज की क्लासेस के बाद, तो कि वहाँ समोसा मिलती थी, चाय मिलती थी, सब। तो मैं रुकता था उसके लिए कि समोसा मेरे को खाना है। तो एनसीसी का मैं कैडेट भी रहा, उसे काफ़ी साल काम भी किया, 2 साल तक मैं रेगुलर वहाँ जाता था। परंतु पढ़ने का कहा जाए, लाइट घर में नहीं थी, बिजली वहाँ जनरल कॉलोनी में बहुत देर बाद आई, तो शाम को पढ़ने की मुसीबत होती थी। मैं वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ता था। और मेरे साथ और भी दोस्त थे जो वहाँ पर रहते थे, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की, जो काफ़ी रिफ्यूजी तो नहीं थे, लोकल लोग थे। उनके साथ बैठ करके हम रात को बिजली में पढ़ा करते थे। रात को चाय पी करके हम बना के घर से लाते थे और सुबह 2 बजे 3 बजे तक हम वहाँ पर पढ़ा किया थे। तो बीए पास कर लिया। बीए पास करने के बाद क्या करें, पिताजी ने कहा बेटा पढ़ो, मैं देने की फ़ीस तैयार हूँ। तो 12.5 रुपये फ़ीस लगती थी महीने की, अभी पता नहीं कितनी है। बस का पास भी बनवा दिया उन्होंने मेरे को कि आप 12.5 रुपये का पास भी 12.5 रुपये का बनता था, तो 25 रुपये महीना खर्च होना है। किया उन्होंने। किताबें जो हैं इंग्लिश की लेनी है, इकोनॉमिक्स की किताबें बहुत महंगी होती थी, तो मैं लाइब्रेरी से किताबें ले करके पढ़ता था। ऑनर्स अपना बड़ा मुश्किल होता था, ऑनर्स से पास कर लिया। फिर उसके बाद मार्क्स इतने थे कि एडमिशन मेरे को क्या करना है। फिर खालसा कॉलेज में मैंने एमए में इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। एडमिशन तो ले लिया। क्लासेस हमारी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में लगती थी। सारी एमए के जितने स्टूडेंट्स थे इकोनॉमिक्स के, हम 100 स्टूडेंट्स थे। उस ज़माने में क्या होता था, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स आज भी उतने एडमिशन करता है स्टूडेंट जितने को नौकरी दे सकते हैं। 110 112 एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट सारी यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, हर कॉलेज से आते थे। हमारे पढ़ाने वालों में कौन कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अमर्त्य सेन थे, ये हमारे टीचर थे उस ज़माने के अंदर। जगदीश भगवती थे। इन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया। और मेरे जैसा आदमी जो रिफ्यूजी कैंप से उठ करके आया था, उसके लिए ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का आंगन, वहाँ पर बैठ कर के कॉफ़ी पीना, बड़े बड़े प्रोफेसर से बात सुनना, अंग्रेज़ी कम आना, ये अपने आप में गर्व का विषय था कि मैं भारत में आकर के स्वतंत्र हूँ, तरक्की भी कर रहा हूँ। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल में पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने मेरे को पढ़ाया। परंतु फिर भी वहाँ जो बाकी लोग आते थे वो सारे अमीर घरों के बच्चे थे। अब मैं नाम कुछ लोगों का लेना चाहूँगा, जैसे मोन्टेग गालिया मेरे साथ थे, 1 साल सीनियर थे मेरे साथ, वाइस चेयरमैन है। उसके बाद एनके सिंह जो बने बाद में, वो मुझसे और सीनियर थे। इस तरह के लोग दिल्ली स्कूल में आकर के बैठते थे, पढ़ते थे। वो अपने अलग कोने में बैठे रहते थे, मैं अपने अलग कोने में बैठ जाता था। मेरी तरह के लोग बहुत कम होते थे। तो तमन्ना थी कि कुछ बनना है, और पिताजी का प्रेशर था कि कुछ आपको करना है। अपनी मन के अंदर जो इच्छाएं थी उनको दबा करके मैंने एमए पास कर ली, पास हो गया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं यंगेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट बना। मैंने इंतज़ार किया, मेरे को टेम्प्रेरी नौकरी मिल गई। दिल्ली स्कूल के प्रोफेसर ने मेरे को पसंद किया कि कहाँ से आया, मेहनत करता है, तो मेरे को हंसराज के अंदर टेम्प्रेरी नौकरी 3 महीने की उन्होंने लेक्चरर की दे दी। तो पहली बार रिफ्यूजी बना हुआ लड़का हंसराज कॉलेज के अंदर पढ़ाना शुरू किया। मैं टीचर बन गया। मेरे ख़ानदान के अंदर सबको लगा क्या हुआ, आप लेक्चरर बन गए। तो भारत में तो ऐसे तरक्की, मेरी तरक्की भी हो गई। भारत एजुकेशन में तरक्की कर रहा था, बहुत सारे कॉलेज खुलने जो हुए, आईआईटी खुल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे। उसके अंदर मैं भी एक कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन गया। परमानेंट लेक्चर में जा कर के शरदान कॉलेज में बना, जहाँ मैंने 10 साल तक काम किया, इकोनॉमिक्स पढ़ाई। शरदान कॉलेज अलीपुर में, जाटों का कॉलेज, जाट के स्टूडेंट्स मेरे थे, और मैं झिलमिल कॉलोनी में रहता था। वहाँ से जा कर के मैं शरदान कॉलेज जाता था, पढ़ाता था जा कर के।
जितना भी पढ़ाना आता था, पॉपुलर स्टूडेंट मेरे को मानते थे कि अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाना बड़ा मुश्किल था, पर मैं कोशिश करता था पढ़ाने की। तो जब पढ़ाना शुरू किया मेरा, तो लगा कि राजनीति में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो राजनीति में कैसे जाएं, क्योंकि जब लगता था कि मेरे मन में था कि मेरे को कुछ बन के दिखाना है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना मेरे दिल में थी, तो इसलिए मेरे को लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से मेरा शुरू होता है थोड़ा राजनीति के साथ रोमांस। तो राजनीति कैसे शुरू की मैंने? उस वक्त स्टूडेंट मूवमेंट चलता था, लोग हड़ताल करते थे, बच्चे हमारे हड़ताल करते थे। कॉलेज के अंदर जब बच्चों को क्या लगा बस की सर्विस चाहिए, वहाँ पर बसें ठीक तरह से नहीं आती, पास नहीं मिलते थे। तो श्रद्धानंद कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक दिन हंगामा कर दिया कि हम बसें को, तो उन्होंने बसें तोड़ दी। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को पकड़ करके रात को बंद कर दिया गया जेल में। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर गैलीपुर पुलिस स्टेशन में ले आया, दूसरे दिन जा कर के 30 हज़ारी कोर्ट में। तो मैं वहाँ नेता बन गया। मैंने कहा कि इनको छुड़वाना है। तब विजय कुमार मल्होत्रा यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हुआ करते थे ज़माने में, 71 में। काफ़ी लोगों को मार पड़ी। और निखिल कुमार जो थे उस वक्त दिल्ली के, उस वक्त नए नए एसपी बन करके आए थे दिल्ली के, तब कमिश्नर सिस्टम नहीं था। तो जब वहाँ पर रोकने की कोशिश की मैंने, तो मेरे ऊपर बच्चों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, निखिल कुमार की पहली लाठी मेरे सिर पे पड़ी। मैं नेता बन गया, क्योंकि जब तक लाठी नहीं पड़ी तो नेता कैसे बन सकते। तो उस वक्त वी.के. कपूर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बाद में दिल्ली में बने, वो डिप्टी कमिश्नर दिल्ली की हुआ करते थे। तब डिप्टी कमिश्नर के अंडर सब कुछ हुआ करता था। उनका घर सिविल लाइन्स में था। मैं अपने 2-4 लड़कों को लेकर उनके घर के बैठ गया। तो जब तक उन्होंने ऑर्डर नहीं किया कि लड़के रिलीज़ नहीं होंगे तिहाड़ से, मैं तब तक वहाँ से नहीं हटा। रात को उन्होंने ऑर्डर किया, सुबह मैं तिहाड़ जेल से अपने कॉलेज के छात्रों को लेकर के अलीपुर में छोड़ के आया। ये थी मेरी एक पहला एनकाउंटर राजनीति न्यूज़ में, क्योंकि अखबारों में छप गया। दूसरे दिन प्रभु चावला लेक्चरर ने ये सब किया। सन 70-71 की बात है ये। तो जब 71 की बात है, तब कॉलेज में नेतागिरी शुरू हो गई थी। टीचर्स यूनियन मूवमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया था। तो किसी की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई कि चलो इनको विद्यार्थी परिषद में लेके चलना है। विद्यार्थी परिषद में तो मैं बाद में आया। उससे पहले आरएसएस के लोगों ने मेरे को देखा, झिलमिल कॉलोनी के अंदर शाखा लगानी थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु जी आप शाखा लगाइए यहाँ पर। टाइम था अपने पास, नेतागिरी करनी थी, तो हमने शाखा लगानी शुरू की। शाखा में जाना शुरू किया। फिर उसके बाद उनके यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग होती है आरएसएस के अंदर। 71 के अंदर मेरे को उन्होंने जलंधर में, जहाँ मैं रेफ्यूजी था, देखो विडम्बना, वहाँ पर जा कर के 1 महीने की ओटीसी के लिए मेरे को वहाँ भेज दिया 71 के अंदर। वहाँ ओटीसी की, लट चलाई था, घूमना शुरू किया। यूनिफॉर्म निकर पहनी, वहाँ पर हाफ निकर, खाकी निकर और जूते पहन के सुबह सुबह उठ कर प्रार्थना करते हैं, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। अभी भी याद है मेरे को। गुरु गोवलकर जी उस वक्त वहाँ पर सरसंग चल रही थे। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पर, तो मेरे को लाठी यहाँ लगी। अभी 3 टाँके मेरे यहाँ पर हैं। गुरु जी को पता लगा कि प्रभु है कोई, उनको टाँके लगे, तो बुलाया मेरे को। तो बोलने लगे, प्रभु जी आप लेक्चरर हैं, आप देर से शाखा में आए हैं, आपकी संघ आयु अभी केवल 3 वर्ष है। संघ के अंदर क्या होता है कि संघ आयु के माना जाता है। एक बार आपने शाखा पे गए, आप उसके बाद चाहे कांग्रेस में चले गए हो, पर आप संघ आयु आपकी उसी दिन से मानी जाएगी कि आप स्वयं से वो बन गए। तो आज की डेट के अंदर मैं मोहन भागवत से ज़्यादा सीनियर हूँ संघ आयु के हिसाब से, और मोदी से भी सीनियर हूँ ज़्यादा संघ आयु के हिसाब से। हालांकि मैंने संघ में जाना छोड़ दिया जब जर्नलिस्ट बना। परंतु जब मैं संघ से ट्रेनिंग करके आया, मैं झिलमिल कॉलोनी के अंदर मुख्य शिक्षक बन के शाखा लगाता था, भाषण देता था। 1 साल तक ये काम किया। उसके बाद आ गया 73 72-73 के अंदर मेरे को राजकुमार भाटिया हमारे साथ लेक्चरर थे दिल्ली इकोनॉमिक्स में, मेरे से 1 साल तो जूनियर थे, पर वो प्रचारक बन गए, महामंत्री रहे। उनको कई पद ऑफर किए गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। अभी भी बड़े एक्टिव हैं। और ओम प्रकाश कोहली जो गवर्नर रहे गुजरात में, उनका नाम सुना होगा आपने सबने। तो इन दोनों ने मिल करके मेरे को पकड़ लिया यूनिवर्सिटी में कि आप लोग आकर के विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बन जाइए। तो 1973 के अंदर 72 के अंदर मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बन गया। तो 73 में आंदोलन शुरू हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। 73-74 का आंदोलन अगर आप चेक करेंगे, मैं उस वक्त विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था। एक दम था, कुछ
कि करना है। तो उस वक्त क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर एक नए नारा चला था। उस ज़माने के नेता अगर देखेंगे 73-74 के 70 की क्लास कहते हैं उनको, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उसके अंदर अरुण जेटली, ये सब आप देख रहे, आरिफ मोहम्मद खान, ये सारे के सारे उस दौरान के नेता हैं जब मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था। जेपी का आंदोलन भी उसी वक्त शुरू हुआ था। तो जब उस वक्त मैं विद्यार्थी देखूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंदोलन चला, हमारे श्री राम खन्ना जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट, पहली बार विद्यार्थी परिषद का वहाँ पर अध्यक्ष बना, उससे पहले भगवान सिंह बने थे, धरना दिया। डॉक्टर स्वरूप सिंह उन्होंने उस वक्त अध्यक्ष वहाँ पर वाइस चांसलर थे, उन्होंने विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर दिया। खुराफाती दिमाग था मेरा, रिफ्यूजी थे, कुछ करना है। तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक कराई। दिल्ली यूनिवर्सिटी उन दिनों 75 दिन तक बंद रही हम लोगों के विद्यार्थी परिषद के नारे के ऊपर, जो आज तक बंद नहीं, वो पहला रिकॉर्ड था। उसका असर क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका। आइडियोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर मार्क्सिस्ट जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स के ऊपर कंट्रोल करते थे। हमने स्टूडेंट मूवमेंट के माध्यम से उनको दिखा दिया कि वो सरकार के पिछलग्गू हैं, कि उन्होंने हमारा विरोध किया, रस्टिकेशन ठीक है, लड़कों को निकाल देना चाहिए। हम कॉलेज में जा कर कहते हैं ये हमारे साथ जाती हुई है। जब ड्यूटा का चुनाव हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टीचर्स यूनियन एसोसिएशन का चुनाव हुआ, उसमें मार्क्सिस्ट हार गए। ओम प्रकाश कोहली पहली बार आरएसएस के झंडे के नीचे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। उस स्ट्रगल में मैं भी शामिल था। 74 में जब अरुण जेटली अध्यक्ष बने, उनके चुनाव के अंदर मैं भी शामिल था कि एक जो समिति बनती थी कि अरुण जेटली को पॉलिटिक्स में लाना। अरुण जेटली लेफ्टिस्ट थे, नक्सलाइट किस्म के थे, उनको मैं उठा के श्री राम कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, वहाँ से उठा करके विद्यार्थी परिषद अंदर लेकर के आया। तो जो इमरजेंसी के अंदर जब हुआ, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, मैं काफ़ी पार्टिसिपेट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जयप्रकाश नारायण जब आए थे जून जब इमरजेंसी से पहले, उन मेरे कंधे पे हाथ रख करके स्टेज पर गए थे। वो अभी पिक्चर कहीं पर वहाँ मिल जाएगी रिकॉर्ड के अंदर। तो जयप्रकाश मोहम्मद नेता बन गया। जयप्रकाश को लेकर के हम स्टेज पे गए, वो अखबारों में पिक्चर छपी, प्रभु चावला लेके जा रहे हैं। जब स्ट्राइक हुई तब हमारी फ्रंट पेज रोज़ फोटो छपती थी, फोटो नहीं स्टेट में छपती, प्रभु चावला ने ये कहा, प्रभु चावला ने ये कहा। तो एक लत पड़ गई थी, देखो जी हम भी हीरो बन गए। रिफ्यूजी लड़का अखबारों के फ्रंट पेज पे छपता, इससे बड़े घमंड की बात किसी के लिए क्या हो सकती थी। ये मेरी तरक्की थी। आर्थिक धन नहीं मिला कुछ ही से उनका, परंतु यश तो मिला, कुछ तो मिला, रिकग्निशन तो मिली। तो मना ये थी कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती मेरे को। तब जब इमरजेंसी लगी तो उस दिन शाम को हम जहाँ पर रामलीला ग्राउंड के अंदर जयप्रकाश नारायण जी का भाषण सुनने आए थे 24 जून को। तो रात को भाषण ख़त्म हुआ। जब भाषण ख़त्म हुआ तो मैं उस वक्त शादी नहीं हुई थी मेरी अभी। देख ढूंढे थे कि मेरे साथ शादी कौन करेगा, ना घर ना बाहर ना कुछ नहीं। तो अरुण जेटली और मैं अरुण जेटली के घर गए, वो नारायण विहार में रहते थे। रात को मैं उनके घर में जाके सोया था। मेरी आदत थी, मैं कार्यकर्ताओं घरों में जाके सो जाता था। मेरी माँ परेशान होती थी, बेटा क्या तो पड़ता है। तो वहाँ सोया, रात को इमरजेंसी लग गई। मैं झिलमिल कॉलोनी में मेरे लोग रहते थे। तो पुलिस जो है उनके पास रिकॉर्ड था कि प्रभु चावला तो वहाँ रहते हैं। पुलिस मेरे घर पहुँच गई, मैं वहाँ मिला नहीं उनको। अरुण जेटली घर नहीं आई। दूसरे दिन सुबह हम स्कूटर पे बैठे, मेरे स्कूटर पर अरुण जेटली पीछे, भारी थे उस वक्त, काफ़ी लंबे चौड़े थे। जेटली साहब को लेकर के मैं यूनिवर्सिटी में गया। विजय गोयल के घर, विजय गोयल जो मंत्री बने बाद में, उनके घर पर छोड़ा, उनको साथ जा कर के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। हमें क्या पता था क्या होगा। हमारे को सुबह आदेश आया संघ से कि प्रदर्शन करना है, इंदिरा गांधी का पुतला जलाना है। अरुण जेटली के घर में फ़ोन था, वहाँ फ़ोन आया, चलो जल्दी। मैं चल दिया, पुतला जलाया। जेटली साहब स्टूडेंट के साथ 100-150 स्टूडेंट थे। मैं अपना दूसरी तरफ कोने में बैठा स्कूटर के ऊपर देख रहा था। जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस वाले वहाँ 100 स्टूडेंट से कम 300 पुलिस वाले आ गए। जेटली साहब भारी भरकम थे, भागने की कोशिश की, बाकी लोग भागे, वो पकड़े गए और मैं स्कूटर लेके भाग गया। उसके बाद तो हिस्ट्री है। वो केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़े नेता बन गए, मैं किसी मैगजीन का संपादक बन गया। तो मैं एडिटर कैसे बना, इमरजेंसी लग गई, उसमें आप कहीं जा नहीं सकते थे। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी एंगेजमेंट हुई। मैं अंडरग्राउंड 3 महीने रहा, कुछ भागता दौड़ता रहा। मेरी पत्नी जो आज
50 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। उन्होंने कहा जी मैं तो शादी इसी से करूँगी। तो शादी हुई, हनीमून पे गए हम, वहाँ से आए तो पुलिस ने पकड़ लिया एक दिन के लिए हमारे को, फिर छोड़ दिया। हमारी पत्नी के रिश्तेदारों ने छुड़वा दिया मेरे को। उसके बाद से मेरा बिल्कुल राजनीति से संबंध नहीं रहा, कहीं पॉलिटिकल नहीं किया। हालांकि लोग अभी भी कहते हैं मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा इतिहास है ये, उससे तो मैं मिटा नहीं सकता। संघ के साथ जो मैंने दिन बिताए हैं उसके प्रति मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ दैट। परंतु जब मैं पत्रकार बन गया सबसे पहले इंडिया टुडे के अंदर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, तो इंडिया टुडे के अंदर पहली बार एक जर्नलिज्म शुरू हुआ जो चार्ट बनाते हैं, हम पार्ट बनाते हैं, स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं। वो इंडिया टुडे के संपादक ने बुला करके मेरे को पार्ट टाइम नौकरी दी। उसके बाद तो आप इतिहास मेरा जानते ही हैं, इंडिया टुडे में कितनी कवर स्टोरी की, कितने लोगों को तंग किया, कई लोग, एक तो सरकार ही गिर गई उसके बाद। फिर वहाँ से मैं मैगज़ीन से फिर अखबार में आया, अखबार से टेलीविज़न में गया, फिर अखबार में आया। 45 साल के जर्नलिज्म में मैंने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, 12 प्रधानमंत्री देखे हैं, कम से कम 300-400 मुख्यमंत्री देखे होंगे बदलते चढ़ते। नया कुछ देखा है, तब की पत्रकारिता भी देखी है और आज की भी देख रहा हूँगा। आपको आगे भी बताता रहूँगा अपनी प्रभु वाणी के माध्यम से कि मेरा इतिहास क्या था और इतिहास का आज के साथ क्या संबंध है। तब तक के लिए मेरे को क्षमा करिए, फिर मिलेंगे प्रभु वाणी के अगले एपिसोड में। जाने से पहले एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए, उसको शेयर करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, दिल खोल कर गालियाँ भी दीजिए, तारीफ़ ही करिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।